अब दयान हर रोज़ अपने बाबा के साथ जाता और मिट्टी के बर्तन बनाने में इसकी मदद करता। चंद दिन गुजरे कि कुम्हार का एक दोस्त इससे मिलने के लिए बाजार के अंदर आया। जब इसने दयान को, जो कि एक खूबसूरत नौजवान था, इसके साथ काम करते हुए देखा तो इसने कुम्हार को कहा, ए मेरे दोस्त, ये बहुत ही अक्लमंद नौजवान लगता है, लिहाजा इतनी आला तालीम दिलवाने के बाद तुम इसको इस काम में ना डालो। तुम जानते हो कि मैं एक कामयाब ताजिर हूँ, तुम इसको मेरे साथ भेज दो और मैं इसको चंद ही माह के अंदर एक अच्छा ताजिर बना दूंगा। ये तरकीब कुम्हार को बड़ी पसंद आई। वो अपने घर आया और अपनी बीवी से और अपने बेटे दयान से मशवरा किया और फिर इसने अपने बेटे को दोस्त ताजिर के साथ भेज दिया। 6 माह के बाद दयान एक अच्छा ताजिर बन कर लौटा। वो ताजिर बड़ा हैरान था कि दयान इतना जल्दी सारा काम कैसे समझ गया, लेकिन शायद वो नहीं जानता था कि दयान की रगों के अंदर एक कामयाब ताजिर का खून दौड़ता था। अब दयान ने अपने बाबा को कहा, बाबा जान, मैंने अच्छी तालीम भी हासिल कर ली, तिजारत किस तरह करते हैं, कैसे माल खरीदा जाता है, किस तरह माल को अच्छे दामों किस तरह माल को अच्छे दामों बेचा जाता है और किस वक्त कौन सी चीज़ खरीदनी चाहिए, ये सब कुछ तो मैं सीख चुका हूँ, लेकिन सब करने के लिए हमें भारी रकम की ज़रूरत होगी और जितना आप दिन में कमा पाते हैं, अगर इस तरह तो मैं 20 साल भी मेहनत करूँ तो शायद तजारत शुरू करने के लिए ये रकम पूरी ना होगी, तो फिर ये काम सीखने का क्या फ़ायदा। तो बूढ़े कुम्हार ने दयान को कहा, बेटा, मैंने मुश्किल वक़्त के लिए ज़मीन के अंदर एक गड्ढा खोदा हुआ था और इस गड्ढे के अंदर मैंने एक मटका रखा हुआ है और वो मटका मैंने रास्ते में ज़मीन के अंदर रखा हुआ है। मैं जब भी इस रास्ते से गुजरता तो एक सिक्का या 2 सिक्का इस मटके के अंदर डाल देता हूँ और वो मैंने इतना महारत से मटका छुपाया हुआ है कि आज तक किसी को पता नहीं चला और आज वो वक़्त आ गया है कि मैं इस मटके को निकाल कर इसमें जमा शुदा रकम निकाली जाए ताकि इससे हम तजारत शुरू कर सकें। दयान बड़ा हैरान हुआ और अपने बाबा के साथ जाकर इस मटके को निकाला तो इतना बड़ा मटका सोने के सिक्कों से भर चुका था। जब दयान ने रकम जमा की तो इसने अपने बाबा को कहा, बाबा जान, ये रकम तजारत के लिए मुनासिब है। अब दयान ने अपने इस उस्ताद यानी अपने बाप के दोस्त के साथ तजारत शुरू कर दी और चंद ही माह के अंदर दयान एक अच्छा और कामयाब ताजिर बन गया। अब दयान ने इतनी दौलत कमा ली कि अब वो अपने चाचा यानी कि बांदर ताजिर का मुकाबला करने के लिए खड़ा हो गया। अब इसने अपने चाचा के लिए मुश्किलात पैदा करनी शुरू कर दी और हर आए दिन अपने चाचा की राह में रुकावटें करना शुरू कर दी। और इसके बाद दयान ने अपने बाबा कुम्हार से मशवरा किया, बाबा जान, मैं शहर के काजी के पास अपने बाप के कातिल का मुकदमा दर्ज कराना चाहता हूँ। कुम्हार ने कहा, बेटा, तुम जानते हो तेरे चाचा ने तुम्हारे बाप को इतना चालाकी से कत्ल करवाया कि कोई सबूत नहीं छोड़ा। तो दयान ने कहा, बाबा जान, मैं काजी साहब के पास जाता हूँ, सबूत भी मिल जाएंगे। ये सुनकर कुम्हार अपने बेटे को लेकर शहर के काजी के पास पहुँच गया। काजी साहब ने मुकदमा दर्ज किया और चंद दिन गुजरे तो दयान को खबर मिली कि जब इसके बाबा को कत्ल किया गया था तो इस वक्त बांदर ताजिर के 2 सिपाही मौके पर मौजूद थे और वो बांदर जब तुम्हारे बाबा को कत्ल कर रहा था तो वो अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन आज तक उन्होंने डर से इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। और अगर तुम दोनों सिपाहियों ने काजी साहब के सामने गवाही देने पर रजामंद कर ली तो बांदर कातिल को फांसी की सज़ा हो सकती है। बांदर इन दोनों सिपाहियों के पास पहुंचा और कहा, तुमने अपनी आंखों के सामने
अपने मालिक को कत्ल होते हुए देखा, लेकिन तुमने इस बात का जिक्र आज तक नहीं किया। अगर तुम काजी के सामने इस बात की गवाही दे देते तो आज बाइंदर अपने अंजाम को पहुंच चुका होता। तो इन दो सिपाहियों ने कहा, हजूर, हमारे मालिक ने हमें कहा था अगर तुमने इस बात का जिक्र किसी के सामने किया तो मैं तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर दूंगा। और हजूर, हमने अपनी बच्चों की जान की खातिर अपना मुंह बंद रखा। तो बाइंदर को सजा दिलवाने के लिए दयान ने कहा, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। अगर बाइंदर के हाथ में मौत होती तो वो कब का मुझे मार चुका होता। अगर तुम अब भी काजी के पास जाकर सामने गवाही दे दो तो बाइंदर चचा को फांसी की सज़ा हो सकती है और वो अपनी जान को पहुंच सकता है। वो दोनों सिपाही रजामंद हो गए। अब काजी साहब के पास मुकदमा दर्ज हुआ, अदालत लग गई। सारे गांव वाले मौजूद थे, वो बूढ़ा काजी भी मौजूद था। दो सिपाही गवाह पेश किए गए और जब इन दोनों गवाहों ने गवाही दे दी तो काजी साहब ने बांदर ताजर को इस पर कत्ल का जुर्म साबित होने पर फांसी की सज़ा सुना दी और इसी तरह दयान ने अपने चाचा को अंजाम तक पहुंचाया। अब ना सिर्फ बांदर की सारी दौलत इसके पास वापस आ गई बल्कि अपने बाबा की सारी जायदाद अपनी असली बेटे के पास वापस आ गई। अब दयान अपने गांव का सबसे बड़ा और अमीर कबीर ताजिर बन चुका था। अब दयान के पास इतनी दौलत आ गई कि वो पूरे गांव खरीद सकता था। लेकिन दयान ने जितनी भी ज़मीनें बांदर ने गरीबों लोगों से छीनी हुई थी इनको वापस कर दी और जो जो लोग गरीब थे इनकी माली तौर पर मदद की। वक़्त गुजरने लगा और अब वो गांव खुशहाल हो गया। इस गांव वालों के दिन बुरे ख़त्म हो गए और इनकी खुशहाली के दिन शुरू हो गए। एक दिन सारे गांव वाले हैरान हो गए कि दयान ताजर, जो कि इस गांव का सरदार भी बन चुका था, वो घोड़े पर सवार होकर जा रहा था और इसके पीछे 3 ऊँट जा रहे थे और इन तीनों ऊँटों पर गंदम लदी हुई थी। तो रास्ते में एक देहाती ने पूछा, दयान साहब, आप इतनी सारा अनाज लेकर कहाँ जा रहे हैं? तो दयान ने सलाम का जवाब दिया लेकिन बगैर कुछ बताए वहाँ से चला गया। अब अगली सुबह फिर गांव वालों ने देखा दयान फिर घोड़े पर सवार होकर जा रहा है और 3 ऊँट लदे हुए अनाज के पीछे जा रहे हैं। फिर गांव वालों को तजस्सुस हुआ और उन्होंने दयान से पूछा, लेकिन दयान ने कोई जवाब दिए बगैर वहां से चला गया। अब ये बात पूरे गांव के अंदर फैल गई कि हर रोज़ दयान सरदार 3 ऊँटों पर गंदम लाद कर कहीं ले जाता है और आज तक इसने किसी को नहीं बताया कि आखिर वो गंदम किसको दे रहा है। सारे गांव वाले हैरान हुए। तो इतने में एक आदमी जो कि पड़ोसी गांव से आया, इसने इन गांव वालों को बताया कि गांव वालों, आपके गांव का सरदार जिसका नाम दयान साहब है वो मुसलसल 3 दिन से हमारे गांव के पास में मौजूद नहर पर आता है और घोड़े से उतरकर ऊँटों पर लदी हुई गंदम की बोरियों से निकालकर नहर के अंदर डालना शुरू कर देता है। और सारे गांव वाले बड़े हैरान होते हैं और उन्होंने कई मरतबा पूछा, आप ये गंदम, ये अनाज इस नहर के अंदर क्यों बहा रहे हैं? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? लेकिन आज तक दयान साहब ने किसी को जवाब नहीं दिया। ये सुनकर वो गांव वाले हैरान हो गए। आखिर हमारा सरदार ये गंदम नहर के अंदर क्यों डाल रहा है? लेकिन दयान ने किसी को जवाब न दिया। जब इस गांव के लोगों ने देखा ये सरदार हर रोज़ आता है, नहर के अंदर इतना सारा अनाज बहा कर चला जाता है, हमारे गांव के अंदर काफ़ी मुस्तहिक लोग हैं, ये इनकी तो मदद नहीं करता, आखिर ये नहर के अंदर अनाज क्यों उंडेल रहा है? वो अपना मुकदमा लेकर सीधा काजी साहब के पास गए और कहा, काजी साहब, फलां गांव का सरदार हर रोज़ इसी तरह आता है और अनाज को ज़ाया करके चला जाता है।
आप इसको रोकें। तो काजी साहब ने कहा, जिस आदमी के बारे में आप शिकायत लगाने आए हो, इसका किरदार दूध की तरह सफ़ेद है। मैं इसको अपनी अदालत में बुलाना भी इसकी तौहीन समझता हूँ। जब गांव वालों ने देखा कि काजी साहब के पास इनकी दाल नहीं गलने वाली, तो वो अपना मुकदमा लेकर सीधा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और जाकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सारा मामला बताया। उन्होंने कहा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बताया कि हजूर फलाह गांव का सरदार 3 ऊँटों पर लदी हुई अनाज लाद कर नहर के अंदर बहा कर चला जाता है, और हमें आखिर इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब करने के पीछे मकसद क्या है और वो ये सब क्यों कर रहा है। इसने आज तक किसी को भी नहीं बताया। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसी वक्त एक सिपाही को पैगाम भेजा और दयान सरदार को अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का पैगाम मिलते ही दयान इसी वक्त सुल्तान की अदालत में हाजिर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा, दयान सरदार, तुम्हारा किरदार बेशक साफ है, लेकिन तुम्हारे बारे में एक शिकायत मिली है, आखिर इसके पीछे माजरा क्या है। तो इसने कहा, सुल्तान मुअज्जम, मेरी आप पर जान कुर्बान, लेकिन ये एक राज है और इसके बारे में मैं किसी को नहीं बता सकता। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े हैरान हो गए और कहा, ज़बरदस्ती भी इससे नहीं पूछा जा सकता। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दयान को अदालत से जाने की इजाज़त दे दी। अब अगली सुबह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने गांव वालों को कहा कि जब अब दयान गंदम इस नहर के अंदर डालेगा, कल ये सब राज खुल जाएगा। आखिर इस सब के पीछे माजरा क्या है। गांव वाले हैरान कि आखिर सुल्तान को कैसे पता चलेगा। अगली सुबह जब दयान गंदम लेकर जब नहर किनारे पहुंचा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी झाड़ियों के पीछे चुपकर बैठ गए। इसने गंदम डाली और वहां से चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नहर के अंदर गोता लगाया और पानी के साथ तैरने लगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस नहर के अंदर तैरते जा रहे थे और वो नहर गुजरती गुजरती जंगल के बीच में से गुजर गई। इतना घना जंगल के अंधेरा छा गया, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहादुरी की आप पर ज़रा भी खौफ तारी ना हुआ। नहर गुजरती गुजरती एक जंगल से निकलने के बाद एक वादी से जा गुजरी। इस वादी के अंदर एक गांव आबाद था और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब अगला मंजर देखा तो सुल्तान के पैरों तले ज़मीन निकल गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा, इस नहर पर इस गांव के लोगों ने एक बारीक जाल लगाया हुआ है और नहर के अंदर से आने वाले अनाज को वो इस जाल के ज़रिए बाहर निकाल कर सुखा रहे हैं और फिर सुखाने के बाद इसका आटा बनाकर रोटियां पकाकर खा रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े हैरान हो गए कि अगर वो सरदार चाहता तो खुद आकर इनकी मदद कर सकता था, लेकिन आखिर वो इस नहर के अंदर गंदम क्यों बहाता था और फिर ये किस तरह इनको ख्याल आया और ये नहर से गंदम निकालकर अपने अनाज का बंदोबस्त कर रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हो गए और इसी गांव के एक आदमी से पूछा, लोगों, मैंने देखा कि गांव वाले इस नहर से एक बारीक जाल के जरिए बहते हुए अनाज को निकाल कर इसको धूप में सुखा रहे हैं और फिर इसी का आटा बनाकर रोटियां पक रही हैं। आखिर इस गांव वालों को ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी कि इनके पास अपना अनाज ख़त्म हो गया। तो उन्होंने कहा, हजूर, फलां बाज़ार के अंदर हमारे गांव वाले अनाज खरीदते थे, लेकिन इस गांव का सरदार एक ईसाई बन गया है और इसने हमारे गांव के जितने भी मुसलमान थे इनको गंदम देने से मना कर दिया और हमारे गांव के अंदर कहत पड़ गया। चंद दिन तो बड़े मुश्किल से गुजरे और फिर हमारे बूढ़े और बच्चे भूख से मरने लगे। तो इतने में हमारे बच्चे नहर के अंदर नहा रहे थे तो अचानक उन्होंने चीखना शुरू कर दिया
انہوں نے کہا اے لوگو آؤ اس پانی کے اندر گندم آ رہی ہے۔ ہم بڑے حیران ہوئے اور جب جا کر گاؤں کے ایک آدمی نے نہر کے اندر چھلانگ لگائی تو اس کو گندم نظر آئی۔ انہوں نے گاؤں کے لوگوں نے کہا ایک چھوٹا سا ایک بڑا باریک جال لے کر آؤ۔ گاؤں کے ایک آدمی کے پاس باریک جال پڑا ہوا تھا، وہ اٹھا کر لایا تو انہوں نے اس نہر کے اندر وہ جال لگا دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ اس جال کے آگے بہت سارا اناج اکٹھا ہو گیا۔ گاؤں والوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ اناج باہر نکالا اور اس کو صاف پانی سے دھونے کے بعد دھوپ پر سکھایا، اور دھوپ میں سکھانے کے بعد چکی میں اس کا آٹا پیسا اور اس کے بعد روٹیاں بنائی گئیں اور پورے گاؤں کے اندر تقسیم کی گئیں، اور اسی طرح گاؤں کے لوگ کھانا کھا کر سونے لگے۔ اور حضور ایسا پچھلے 4-5 دنوں سے ہو رہا ہے۔ ہر صبح گاؤں کے لوگ یہاں جال لگاتے ہیں اور اس سے گندم آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ہم وہ گندم نکال کر اس کو سکھاتے ہیں اور پھر اسی سے آٹا بنا کر روٹیاں بناتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہوئے اور اسی وقت اس سردار کے پاس پہنچے اور کہا آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ اگر تم چاہتے تو جا کر ان گاؤں والوں کو سیدھا سیدھا مدد کر رہے تھے، یہ نہر کے اندر گندم بہانے کا کیا ماجرا تھا؟ تو دیان سردار نے بتایا حضور پچھلے 4 دن پہلے میں سو رہا تھا تو اچانک میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں ایک درویش آدمی آ کر کہتے ہیں اے دیان تمہارے پاس اتنا اناج پڑا ہوا ہے اور تیرے گاؤں کے اندر کوئی ایسا آدمی جو بھوکا سوتا ہو، لیکن تیرا ایک پڑوسی گاؤں جو کہ بھوک اور قحط سے مر رہا ہے، لہٰذا تم کل صبح جا کر نہر کے اندر گندم بہا دینا، تیری مدد ان تک ضرور پہنچ جائے گی۔ حضور میں نے سوچا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے اور میں نے اسی طرح گندم بہانا شروع کر دی۔ میں نہیں جانتا تھا میری بہائی گئی گندم ان تک پہنچ رہی ہے یا نہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس گاؤں کے ساتھ میں موجود عیسائی سردار کو ہٹا کر ایک مسلمان سردار مقرر کر دیا، اور پھر اسی بازار سے ہر مسلمان اور عیسائی کو اناج خریدنے کی اجازت دی گئی، اور اسی طرح یہ راز سب لوگوں کے سامنے آ گیا کہ آخر سردار دیان اناج نہر کے اندر کیوں بہا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ اس اسٹوری کا تیسرا اور آخری حصہ مکمل ہوا۔